हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो हमें बताना है कि इनमें से किस हड़प्पा स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है कहाँ से, दैमाबाद से। ठीक है, तो आपको याद रखना है दैमाबाद से हमें यहाँ पे तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अब बात आती है कि जो दैमाबाद है ये कहाँ पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि जो दैमाबाद है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस नदी के किनारे ये पड़ता है कौन, दैमाबाद। आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो दैमाबाद है यहाँ से हमें तांबे के रथ के अलावा और भी चीज़ें मिली हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ से हमें एक और चीज़ मिली है जिसका जो है यहाँ पे रथ चलाते हुए मनुष्य। ठीक है, यहाँ पे हमें और क्या मिला है, रथ चलाते हुए मनुष्य के यहाँ भी साक्ष्य मिले हैं। दूसरा हमें यहाँ से क्या मिला है, एक हमें यहाँ से मिली है सैंधव लिपि की मोहर। तो ये भी याद रखना है आपको कि यहाँ से हमें सैंधव लिपि की एक मोहर भी हमें कहाँ से मिली है, ये हमें दैमाबाद से मिली है। साथ ही साथ यहाँ से हमें क्या मिला है, मृद भांड। ठीक है, तो मृद भांड भी हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें मिला है कहाँ से, दैमाबाद से। तो आपको याद रखना है दैमाबाद से हमें तांबे का रथ मिला है, रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं, सैंधव लिपि की एक मोहर मिली है। साथ ही साथ हमें यहाँ से क्या मिला है, मृद भांड के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी कि हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। तो पहला कह रहा है कि जो सूची 1 है इसमें हमें क्या दिए, यहाँ पे वर्तमान नदियाँ दी गई हैं। और सूची 2 में हमें यहाँ पे प्राचीन उनके नाम दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे इनको मिलाना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि जो रावी नदी है, रावी नदी का जो प्राचीन नाम था यहाँ पे वो क्या था, परुष्णवी नदी। तो रावी नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था परुष्णवी नदी। ठीक है, अगला यहाँ पे व्यास। ठीक है, तो जो व्यास नदी है इसे कहा जाता था विपाशा। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था, विपाशा। अगला यहाँ पे चेनाब। तो चेनाब को कहा जाता था अस्किनी। और यहाँ पे गंडक, और गंडक को कहा जाता था क्या, सदा नीरा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो इसका जो आंसर यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके यहाँ पे प्राचीन नाम। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इन नदियों के अलावा और भी जो हमारी प्राचीन नदियाँ हैं इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे एक बोला जाता है, क्या आपको याद रखना है, गोमती। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो गोमती नदी का जो प्राचीन नाम था वो था गोमल। ठीक है, तो गोमती नदी को क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था गोमल। आपको याद रखना है। एक है इसमें झेलम नदी। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि झेलम नदी का भी प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो है वितस्तता। ठीक है, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, वितस्तता है। ठीक है, और एक यहाँ पे अगला है यहाँ पे सतलज। ठीक है, अगला यहाँ पे सतलज। ठीक है, सतलज नदी का जो प्राचीन नाम है वो है क्या, सतुद्री। ठीक है, तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इनके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। तो ये थे हमारे प्राचीन नदियों के यहाँ पे नाम। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक जगह हमें दिया यहाँ पे प्रमुख अभिलेख और दूसरी जगह हमें इनसे संबंधित यहाँ पे शासक दिए हैं। तो पहला कह रहा है कि ये जूनागढ़ अभिलेख है। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है यहाँ पे ये रुद्रदामन का है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे ऐहोर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, बिल्कुल सही है। और अगला है हमारा यहाँ पे साहगौर अभिलेख जो कह रहा है कि यहाँ पे यशोवर्मन का है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो यहाँ पे साहगौर अभिलेख है वो यशोवर्मन का ना होके वो किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसका यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य का है। इसी साहगौर अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अकाल था, अकाल के दौरान यहाँ पे क्या किया था, राहत कार्य किए थे। तो इन राहत कार्य की जो जानकारी मिलती है हमें वो किससे मिलती है, इसी साहगौर अभिलेख से हमें यहाँ पे मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे और अभिलेख हमें दिए हैं इन सब में
किस किस की जानकारी मिलती है। तो पहला जो हमारा जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया था, जो गुजरात का सौराष्ट्र है वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण की यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। अगला यहाँ पे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो जिसका निर्माण करवाया था यहाँ पे समुद्रगुप्त का जो दरबारी था यहाँ पे हरिसेन, उसके द्वारा यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का यहाँ पे निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय का अहर अभिलेख। ठीक है, तो जो पुलकेशिन द्वितीय का जो अहर अभिलेख है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था और जो हर्षवर्धन था, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, नर्मदा नदी के तट पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, यहाँ पे अहर अभिलेख से यहाँ पे मिलती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि दीवान ए कोही नामक विभाग सृजित किया था। तो दीवान ए कोही नामक जो विभाग था, ये किसके द्वारा सृजित किया गया था, तो हमें ये बताना है। तो जो दीवान ए कोही यहाँ पे एक विभाग था, ये कृषि विभाग था, जिसको यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि दीवान ए कोही कैसा विभाग था, एक कृषि विभाग था, जिसको यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। अब साथ में यहाँ पे और हम बात कर लेते हैं कि जो बलबन था, बलबन ने भी यहाँ पे एक विभाग बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था दीवाने अर्ज। तो कभी विभाग पूछे जाते हैं तो दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज जो यहाँ पे था, ये किसका था, बलबन का था। ये भी याद रखना है कि जो दीवाने अर्ज बंदगान था, जो विभाग था, ये एक सैन्य विभाग था। ठीक है, ये क्या था, एक सैन्य विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी एक विभाग बनाया गया था, जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था, दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये एक वित्त विभाग था। ठीक है, ये क्या था, एक वित्त विभाग था। अगला यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहुत सारे विभाग यहाँ पे बनाए गए थे, जैसे दीवान बंदगान, दीवान खैरात। ठीक है, बहुत सारे विभागों के यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, वो कौन थे, वो थे हकीम खान। ठीक है, ये अफगान थे जो यहाँ पे महाराणा प्रताप के सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अब जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1576 में। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये हुआ था किस किसके बीच में, अकबर और, ठीक है, महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध होता है। जो अकबर की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं मान सिंह। तो ये भी याद रखना है, इनकी तरफ से, यानी अकबर की तरफ से जो इसका नेतृत्व किया था, वो किसने किया था, वो किया था मान सिंह ने। और महाराणा प्रताप के सेनापति थे यहाँ पे कौन थे, हकीम खान थे। और ये कब हुआ था, 1576 में यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ था। तो उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद हुआ था, ये किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था शाहजहां के काल में। ठीक है, शाहजहां के काल में ही उपनिषदों का क्या हुआ था, फारसी में यहाँ पे अनुवाद हुआ था। ये भी याद रखना है। ठीक है, अब शाहजहां के काल में किसने यहाँ पे उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, तो ये क्या था, शाहजहां का एक बेटा था, जिसका नाम था दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह। इस दारा शिकोह के द्वारा ही उपनिषदों का फारसी में यहाँ पे अनुवाद किया गया था। और किस नाम से किया था इसने, तो इसने किया था सिर ए अकबर। ठीक है, सिर ए अकबर के नाम से यहाँ पे इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद यहाँ पे किया था। और लगभग 52, ठीक है, 52 उपनिषदों का इसने यहाँ पे क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था। अब जो ये दारा शिकोह है, इसको क्या कहा जाता है, इसको लघु अकबर भी कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि लघु अकबर किसे कहा जाता है, तो लघु अकबर यहाँ पे किसे कहा जाता है, दारा शिकोह को कहा जाता है। और शाहजहां ने यहाँ पे दारा शिकोह को एक उपाधि भी दी थी, जिसका नाम था शाह बुलंद इकबाल। ठीक है, तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की जो उपाधि दी थी, किसको दी थी, ये दी थी दारा शिकोह को। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला जो प्रथम भारतीय था, वो था यहाँ पे कौन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले क्या थे, यहाँ पे भारतीय थे। और ये कब चुने गए थे, 1892 में। ठीक है, 1892 में चुने गए थे। अब जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी किसकी उपाधि भी दी जाती है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ
इंडिया। ठीक है, ये उपाधि किसको दी जाती है? ये उपाधि दी जाती है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या लिखी, किताब लिखी थी। इसी किताब में इन्होंने यहाँ पे धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया था। ठीक है, धन निकासी या धन निष्कासन के सिद्धांत को यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था? यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन निकासी का सिद्धांत यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे एक पत्र भी चलाए थे जिनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्होंने यहाँ पे पत्र चलाया था जिसका नाम था रास्ता गुफ्तार। ठीक है, गुफ्तार। तो रास्ता गुफ्तार किसके नाम किसने चलाया था यहाँ पे समाचार पत्र? ये चलाया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ये गुजराती पत्र था। किस में था ये? एक गुजराती भाषा में था। और एक दूसरा इन्होंने चलाया था इन्होंने चलाया था वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वॉइस ऑफ इंडिया भी यहाँ पे किसका है? यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया? तो गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को यहाँ पे सांत्वना पुरस्कार की जो उपाधि दी थी यहाँ पे, ये किसने दी थी? ये दी थी एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ठीक है, तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने यहाँ पे गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को यहाँ पे सांत्वना पुरस्कार कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या था कि जब 1930 में, ठीक है, जब 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, तो जो ब्रिटिश चाहते थे कि यहाँ पे जो महात्मा गांधी के द्वारा जो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा है, किसी तरह के महात्मा गांधी से क्या कर रहे, रोक दें। तो इसके लिए क्या हुआ था, उन्होंने लंदन में यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। और जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि जो महात्मा गांधी है वो इसमें क्या लें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में यहाँ पे हिस्सा लें। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पे जो लंदन में यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उनमें हमें भाग नहीं लिया। तो जब पहला जो गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, इसमें जो महात्मा गांधी होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। जो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है कब, 1931 में, तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पे बार बार जो यहाँ पे वायसराय था इस टाइम पे भारत में, इरविन, इस पे दबाव डाल रहे थे कि जो महात्मा गांधी हैं इनको कैसे भी करके इसमें यहाँ पे शामिल किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में क्या होता है, 1931, ठीक है, 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 में यहाँ पे क्या होता है, एक समझौता होता है जिसको दिल्ली समझौते के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ था। ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो, महात्मा गांधी यहाँ पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लें और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है महात्मा गांधी के द्वारा, ये किसी भी तरीके से क्या हो जाए, स्थगित हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कब होता है, 5 मार्च 1931 में होता है। और इसी समझौते में के दौरान क्या होता है कि जो सरोजिनी नायडू होती है वो महात्मा गांधी और इरविन को यहाँ पे 2 महात्माओं की उपाधि भी देती है। ठीक है, तो क्या कह के बुलाती है, 2 महात्मा। तो याद रखना है आपको किसने यहाँ पे गांधी और इरविन को 2 महात्मा कह के संबोधित किया था। तो ये सरोजिनी नायडू के द्वारा गांधी इरविन समझौते के दौरान ही यहाँ पे 2 महात्मा कह के यहाँ पे संबोधित किया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील स्थित है। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जो लैगून झील है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में, जिसका नाम क्या है, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। अब जो चिल्का झील है ये भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की एक लैगून झील है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे घुमा के ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक खारे पानी की झील भारत में कौन सी है, तो आप उस टाइम पे चिल्का झील नहीं मारोगे, उस टाइम पे जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांभर झील। ठीक है, क्या हो जाएगा, सांभर झील, जो कहाँ पड़ती है, गुजरात में पड़ती है। जो ये सांभर झील है इसका जो पानी है ये कैसा है, सर्वाधिक खारा है। ठीक है, लेकिन इसका जो एरिया है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो चिल्का झील है इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो पानी है वो ज़्यादा खारा नहीं है। तो आपको दोनों याद रखना है, दोनों डिफरेंस ये है कि जो चिल्का झील है सबसे बड़ी लैगून झील है खारे पानी की, लेकिन सर्वाधिक जो खारा पानी है वो किसका है, यहाँ पे सांभर झील का है, जो कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है राजस्थान में। दोनों को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है
कि माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो माता टीला बांध है ये बनाया गया है कहाँ, बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पे माता टीला बांध बनाया गया है और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूपी में। ठीक है, तो यूपी में बेतवा नदी पर माता टीला बांध परियोजना यहाँ पे बनाई गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो केन नदी है, तो केन नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो जो केन नदी है इसमें जो बनाया गया है वो बनाया गया गंगाऊ बांध। ठीक है, तो केन नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, ये बनाया गया है यहाँ पे गंगाऊ बांध। ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी पे जो बनाया गया है ये बनाया गया है उकई बांध। ठीक है, ताप्ती नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, ये बनाया गया है उकई बांध। और जो नर्मदा नदी है इस पे बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है यहाँ पे नर्मदा नदी पर। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भाग 5 बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है भारत का निर्वाचन आयोग, भाग 15 बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है आधिकारिक भाषा या राजभाषा, भाग 18 बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो आधिकारिक भाषा या राजभाषा है ये भाग 18 में नहीं है, ये किस में है, भाग 17 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसमें, भाग 17 में है। और जो संविधान संशोधन है ये भाग 20 में है, बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो भाग 18 है, ठीक है, जो भाग 18 है इसमें हमारा क्या है, ये भी आपको याद रखना है, इसमें है हमारा आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आपातकालीन उपबंध हमारा किस में है, ये है हमारा भाग 18 में है, ना कि भाग 17 में, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है। तो जो लोक लेखा समिति है इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ये प्रस्तुत की जाती है कहाँ, लोकसभा में। ठीक है, कहाँ प्रस्तुत की जाती है, ये प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। अब जो लोक लेखा समिति है इसका जो गठन किया गया था ये कब किया गया था, 1921 में। ठीक है, कब किया गया था, 1921 में किया गया था। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 22 होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से। ठीक है, और 7 होते हैं किससे, राज्यसभा से। यहाँ पे इसमें टोटल मेंबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो लोक लेखा समिति होती है इसका जो यहाँ पे मेन काम होता है वो होता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है इसकी यहाँ पे जाँच करना। ठीक है, जाँच के बाद ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इसे कहाँ रखते हैं, यहाँ पे संसद में यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं, संसद में, यानी लोकसभा में यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है, आपको याद रखना है, लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि किस पठार को भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। तो किस पठार को भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किसको, छोटे नागपुर के पठार को। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये थी किस पे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो मेनली किस में था, जो भारी उद्योग था, भारी उद्योगों में फोकस किया गया था। ठीक है, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी ये कब से कब तक चलाई गई थी, 1956 से लेके 1961 तक। ठीक है, यहाँ पे ये चलाई गई थी, आपको इसका समय भी यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि किस अधिनियम ने वायसराय को आपात स्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी। तो आपात के दौरान यहाँ पे जो वायसराय है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, इसकी जो अनुमति दी गई थी उसे ये किस अधिनियम में दी गई थी, तो ये दी गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसी अधिनियम के आधार पे जो वायसराय था वो आपात स्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से कौन बनाता है। तो भारत में जो मौद्रिक नीति है इनमें से कौन बनाता है, तो मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि IRDP का संबंध है। तो जो IRDP का जो संबंध है ये है किससे, ये है ग्रामीण विकास से। ठीक है, जो IRDP का जो संबंध है ये किससे, ग्रामीण विकास से है। और जो IRDP की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1978 में हुई थी। अब जो IRDP है इसकी जो यहाँ पे फुल फॉर्म में पूछा जाता है कि IRDP की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है इसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पे वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड
रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके यहाँ पे फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद इसका जो मेन उद्देश्य था वो था ग्रामीण विकास करना। इसके बाद क्या हुआ था, ठीक 1 साल बाद यानी कि 1979 में यहाँ पे एक और यहाँ पे का गठन किया गया था, इसका नाम ट्राइसेम। ठीक है, जिसका जो क्या था ट्राइसेम। ठीक है, ट्राइसेम का यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है, इस ट्राइसेम की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे वो है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसका गठन किया गया था। उसके बाद 1 साल और बाद यहाँ पे यानी कि 1980 में यहाँ पे ठीक है किसका गठन किया गया था, ये किया गया था NREP। ठीक है, एक प्रोग्राम और चलाया गया था जिसका नाम था NREP। ठीक है, NREP एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये कब आया था, 1980 में आया था। इन तीनों का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि आय और बेरोजगारी के मध्य संबंध दर्शाता है। तो आय और बेरोजगारी के मध्य संबंध दर्शाता है, हमें बताना है कि वो कौन सा वक्र दर्शाता है, फिलिप्स वक्र या लॉरेंज वक्र, राफल वक्र या फिर कुजनेत्स वक्र। ठीक है, तो जो आय और बेरोजगारी के जो मध्य में जो संबंध दर्शाता है ये दर्शाता है कौन, ये दर्शाता है फिलिप्स वक्र। ठीक है, फिलिप्स वक्र आय और बेरोजगारी में यहाँ पे मतलब आय और बेरोजगारी के मध्य यहाँ पे संबंध को यहाँ पे दर्शाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो फिलिप्स वक्र बताता है कि यहाँ पे ये बताता है कि जो आय है और जो यहाँ पे बेरोजगारी है, ठीक है, जो आय है और जो बेरोजगारी है इसमें कैसा होता है, हमेशा उल्टा संबंध होता है। ठीक है, कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। अर्थात अगर हमारी ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी क्या होगी, उतनी ही यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। यानी कि हमेशा क्या होता है, उल्टा यहाँ पे संबंध को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे लॉरेंज वक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉरेंज वक्र है यहाँ पे ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आय की असमानता, क्योंकि ये दोनों वक्र हमसे पूछे जाते हैं। तो ये दर्शाता है किसको, आय की असमानता को। ठीक है, आय की असमानता को यहाँ पे कौन सा वक्र दर्शाता है, तो ये दर्शाता है यहाँ पे लॉरेंज वक्र, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि जिसे RRB कहते हैं, जो स्थापित किया गया था ये किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, कब स्थापित किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को यहाँ पे स्थापित किया गया था। और ये किया गया था नरसिंहमन समिति के आधार पर, नरसिंहमन समिति की सिफारिश पे यहाँ पे इसका यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत के 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके द्वारा भारत के 1 रुपये के करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो भारत में जो 1 रुपये के करेंसी नोट है ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय अर्थात भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, और 1 रुपये से ऊपर के जितने भी यहाँ पे नोट होते हैं वो कौन जारी करता है, वो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पे जारी किए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे प्रश्न कैसे लगे। कल फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।